अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। नामपल्ली हज हाउस में हज कैंप 2024 की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल। हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा ने दीगर उहदेदारों और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ लिया इंतजामात का जायजा। इतवार की शाम तेलंगाना के कई अजला में हुई बारिश। लोगों को शदीद गर्मी से तो मिली राहत, लेकिन कई एकड़ पर फैली खड़ी फसलों को पहुंचा शदीद नुकसान। महकमे मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों तक मुख्तलिफ अजला में हल्की से दरमियानी बारिश का जाहिर किया इम्कान, जारी किया येलो अलर्ट। तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी के खिलाफ सीनियर लीडर मुत्कुपल्ली नरसिम्लू ने जाहिर किया अपना गुस्सा। मुलाकात का वक्त ना देने और मादिगा तबके की नुमाइंदगी को नजरअंदाज करने पर की शदीद तनकीद। केटीआर ने महंगाई और अशियाए ज़रूरिया की बढ़ती कीमतों के लिए मरकज की मोदी हुकूमत पर की तनकीद। 10 सालों में अडानी और अंबानी को 14 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मुआफ करने का लगाया इल्जाम। TPCC जनरल सेक्रेटरी अद्दंकी दयाकर ने PM मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह पर की तनकीद। अडानी अंबानी के साथ मिलकर मुल्क को लूटने का लगाया इल्जाम। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से हज हाउस नामपल्ली में हज कैंप 2024 की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। आज पीर को रियासती हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा बियाबानी ने स्टेट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी इरफान शरीफ और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हज कैंप के इंतजामात का जायज़ा लिया और आज़मीन हज के साथ साथ आने वाले रिश्तेदारों की सहूलत के लिए मुमकिन इक़दामात की हिदायत दी। बता दें कि इस साल आज़मीन हज का पहला काफ़िला 8 मई 2024 की रात 11:15 बजे हज हाउस से शमशाबाद एयरपोर्ट के लिए बसों के ज़रिए रवाना होगा और शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज़मीन की पहली फ़्लाइट मदीना के लिए परवाज़ करेगी, जिसमें 285 आज़मीन सफ़र करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2024 हज के लिए तमाम आज़मीन के लिए यहाँ पर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। यहाँ पर तकरीबन 700 आदमी का बैठने का बेहतरीन इंतज़ाम है। ये आखिरी मरहला, यहाँ पर आके सीधे हुज्जाज इकराम यानी आज़मीन जो है बस में बैठकर एयरपोर्ट पर रवाना होंगे। उनके खाने पीने का इंतज़ाम हज कमेटी के भी लोग आ चुके हैं, फ़्लाइट्स के शेड्यूल बन चुके हैं, खाने के इंतज़ाम और दीगर जो भी करना है रियासती हज कमेटी और यहाँ का स्टाफ तमाम इंतज़ाम मुकम्मल कर ले चुके हैं कि इसमें हम ये देख रहे हैं कि आज़मीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, बेहतर से बेहतर इंतज़ाम हो, अच्छी सहूलियात फराहम की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से हम काम कर रहे हैं। अल्लाह चाहे तो किसी किस्म की कोई तकलीफ़ होनी नहीं। चेयरमैन साहब जी, आप जो है गवर्नमेंट आने के बाद का पहला साल है, तो आप पूरे इंतजाम से मुतमईन हैं? और ये पहला साल गवर्नमेंट आने के बाद है और ख़ास बात ये है कि साल 17 स्टेट के आज़मीन यहाँ से जा रहे हैं। करीब 11,500 लोग वो तेलंगाना से तेलंगाना हज कमेटी के ज़रिए से वो लोग हज के लिए जा रहे हैं। ये 11,500 बहुत बड़ा फिगर है, यानी गए साल से डबल है। हमारे पास स्टाफ वही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बेहतर खिदमत हो। किसी को कोई जब अल्लाह ताला भी हमको मौका दिया कि 17 स्टेट को जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर आंध्रा से लेकर बिहार के भी 54 लोग यहाँ से जा रहे हैं, यानी हिंदुस्तान के 17 स्टेट के लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो और बेहतर से बेहतर इंतज़ाम। क्योंकि एक ख़ास बात इसमें ये इतने सारे इंतजाम हो रहे हैं, लेकिन हमेशा बजट की प्रॉब्लम आती। तो कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद चुनाचे, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं सेक्रेटरी साहब, तो फंड्स का जो मसला है वो कहाँ तक है? और फिर अल्हम्दुलिल्लाह सेक्रेटरी साहब बहुत अच्छा देख रहे हैं, तो ये वही देख रहे हैं और अल्लाह चाहे तो तमाम बजट का हर चीज़ का एडजस्टमेंट हो जाएगा, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इतवार की शाम तेलंगाना रियासत के कई अजला में हुई बारिश की वजह से लोगों को शदीद गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कई एकड़ पर फैली खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों में मायूसी देखी जा रही है। नलगुंडा, सूर्यापेट, मुलुगु और महबूबाबाद अजला में तेज़ हवाएं और बारिश रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने इत्तला दी है कि सूर्यापेट ज़िले के आत्मकूर में सबसे ज़्यादा
46.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 5 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ अजला में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है, जबकि बाज़ इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ अजला के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि कई इलाकों में ज़ालाबारी के इम्कान भी हैं। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ सीनियर लीडर मुत्कुपल्ली नरसिम्लू ने अपने शदीद गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 6 बार एमएलए के तौर पर जीतने के बावजूद रेवंत रेड्डी ने उन्हें मुलाकात का वक्त नहीं दिया। उन्होंने रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि आप कितने दिन रहेंगे। मुत्कुपल्ली नरसिम्लू ने 80 लाख की आबादी वाले मादिगा तबके को इंतखाबात में एक भी सीट ना देने पर तनकीद की और कहा कि वो उन तमाम गलत कामों के गवाह होंगे जो रेवंत रेड्डी ने किए हैं। उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस पार्टी मादिगा तबके की नुमाइंदगी को नज़रअंदाज करने पर अफसोस का इजहार किया। मुत्कुपल्ली नरसिम्लू ने सवाल करते हुए कहा कि क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने हर घर ख़ानदान के एक ही फ़र्द को टिकट देने को नहीं कहा था? फिर रेवंत रेड्डी किस तरह वेंकट स्वामी के ख़ानदान के 3 अफराद को टिकट दे सकते हैं? దుర్మార్గుడా అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వవా నాకు పోగోడివి నువ్వు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వవా మాకు 6 సార్లు గెలిచి ఈ రాష్ట్రంలో అడుగడుగునా తెలిసినటువంటి నాకు నా కులాల విషయం మాట్లాడతా ఈ సీట్ల విషయం ఒకసారి మాట్లాడుతా అంటే నాకు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడా మునగాడు ఎన్ని రోజులు ఉంటావా నువ్వు నాకు మునగాడా నువ్వు ఎన్ని రోజులు ఉంటావు నీకు కర్రు గాల్చి బోధ పెడుతున్న మాదిగం బిడ్డలని సందర్భంగా తెలియజేస్తావు ఎవడెవరో నువ్వు రాజ్యానికి వచ్చి మా జాతిని తొక్కే కుట్ర ఏబిసిడి పార్లమెంట్ లో మాట్లాడకుండా కుట్ర మనకు వ్యతిరేకమైనటువంటి కులాలకే టికెట్ ఇచ్చి ఏబిసిడి మాట్లాడకుండా ఇవాళ పార్లమెంట్ లో చేస్తున్నటువంటి కుట్రాని సందర్భంగా తెలియజేస్తా. ఒక్కడు 80 లక్షల మంది మేము ఉంటే 10 మంది లేని 10 మంది లేని కులాలకు టికెట్ ఇస్తావారు దుర్మార్గుడా. ఏ రకంగా ఇది న్యాయం? ఏ రకంగా ఈ సామాజిక వర్గం సమన్యాయం? ఏ విధంగా సమర్థించుకుంటావు నువ్వు? बीआरएस सरबराह केटीआर ने बीजेपी कायदीन किशन रेड्डी और बंडी संजय को चैलेंज किया। केटीआर ने करीमनगर एमपी उम्मीदवार विनोद कुमार के हक में सिरसिल्ला टाउन में इंतखाबी मुहिम के दौरान रोड शो से खिताब करते हुए सवाल किया कि जब हम पेट्रोल और डीजल खरीदते वक्त टैक्स अदा कर रहे हैं तो फिर हम पर शाहराहों पर दोबारा टोल टैक्स क्यों वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इस पर सवाल किया जाए तो बीजेपी लीडरों के पास जवाब नहीं रहता है। केटीआर ने कहा कि मरकज़ ने पिछले 10 सालों में गरीब आवाम के पास से सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर 30 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया है, जबकि इस 10 साला दौरे हुकूमत में मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि उसने अपने दोस्तों अडानी और अंबानी को 14 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ कर दिया है। केटीआर ने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर बीजेपी कायदीन किशन रेड्डी और बंडी संजय या फिर कोई और बीजेपी कायद ये साबित कर सकता है कि उन्होंने जो कहा है वो गलत है तो वो कल सुबह तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे के पास अपना इस्तीफ़ा दे देंगे। ఇంకో దిక్కేమో మన దగ్గర రోజు ముక్కు విండి నువ్వు ఎప్పుడు బండి తీసుకొని పెట్రోల్ బంక్ పోతే ముక్కు విండి వసూలు చేస్తారు. చేసి 30 లక్షల కోట్లు వసూలు చేసిండు నరేంద్ర మోడీ. 10 ఏళ్ల పేదవాళ్ళ దగ్గర మన రక్తం పీల్చి 30 లక్షల కోట్లు వసూలు చేసిండు. ఆ 30 లక్షల కోట్లతో ఏం చేసిండంటే వాళ్ళ పెద్ద పెద్ద దోస్తులు అదానీలు అంబానీలు వాళ్లకు 14.5 లక్షల కోట్ల రుణమాఫీ చేసినాడు నరేంద్ర మోడీ. ఇలా మీకు చెప్తే నేను చెప్తే నమ్మకం కలగదు, తప్పు చెప్తున్నామో అనిపిస్తుంది. నేను ఇవాళ మీకు ఇక్కడ కొత్త బస్ స్టాండ్ చౌరస్తా కాడ నేను మీకు డిమాండ్ చేస్తున్నా, రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. నేను చెప్పింది తప్పని బండి సంజయో కిషన్ రెడ్డో లేదన్నా ఎవరైనా బీజేపీ రుజువు చేస్తే నేను రేపు తెల్లారి టైం వాళ్ళకు ఈ తెలంగాణ తల్లి కాడ నా రాజీనామా ఎక్కడ పెట్టి వాళ్ళ ముఖాన నా ఎమ్మెల్యే పదవి కొట్టి నేను మరీ పోతా. దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను చెప్పిన దానిలో వాస్తవం ఉన్నది. 30 లక్షల కోట్లు కాకులను కొట్టి గద్దలకు పెట్టినట్టు పేదలను పీడించి పెద్దవాళ్ళకి ఇచ్చినోడు నరేంద్ర మోడీ. अन्य फिरम చేసినోడు नरेंद्र मोदी। पीआरएस कारगुजार सदर केटी रामाराव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने भारत के साथ सबसे बड़ा धोखा ये कहकर दिया है
कि वो कीमतें कम करेंगे, महंगाई को कम करेंगे। केटीआर ने अवाम से पूछा कि क्या कीमतें कम हुई या फिर बढ़ गईं। क्या यह हकीकत नहीं है कि दाल, नमक और इमली की कीमतें बढ़ गई हैं। साल 2014 में जिस दिन मोदी वज़ीर आज़म बने उस दिन खाम तेल की कीमत $100 फ़ी बैरल थी। आज 10 साल बाद खाम तेल की कीमत $84 तक गिर गई है। अगर खाम तेल की कीमत कम होती है तो क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी होनी चाहिए या फिर इसे बढ़ानी चाहिए। నరేంద్ర మోడీ చేసిన అతిపెద్ద మోసం భారతదేశానికి ఏంది అంటే ఆయన చేసిన అతిపెద్ద మోసం నేను ధరలు తగ్గిస్తా అన్నాడు. ధరలు తగ్గించిండా పెరిగినా? పప్పు, ఉప్పు, నూనె, చింతపండు ప్రతిదాని ధర పెరిగిన మాట వాస్తవం కాదా? ఇలా నిత్యావసర వస్తువులు, కూరగాయలు అన్నిటి ధరలు పెరగలేదా? మీరు అనొచ్చు అన్న నరేంద్ర మోడీకి ఏం సంబంధం ధరల పెరుగుదలతోనండి. అది కూడా చెప్తా, ఒక్కసారి మనసుకి ఎక్కించుకోండి. మన భారతదేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ మన కాడ దొరకదు, బయటికి వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలి. దాన్ని క్రూడ్ ఆయిల్ అంటారు, ముడి చమురు. బయటికి వెళ్ళి గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్ళి తెచ్చుకొని దాన్ని శుద్ధి చేసి అందులోకెళ్ళి పెట్రోల్, డీజిల్ మనం అమ్ముకుంటాం, అందరికి ఇచ్చుకుంటాం. మోడీ ప్రధానమంత్రి అయినాడు 2014లో ముడి చమురు ధర, క్రూడ్ ఆయిల్ ధర ఒక డ్రమ్ము, ఒక బ్యారెల్ $100. ఇవాళ 10 ఏళ్ల తర్వాత ముడి చమురు ధర తగ్గింది, 100కెళ్ళి $84 అయింది, $16 తగ్గింది. మరి క్రూడ్ ఆయిల్ ధర తగ్గితే, ముడి చమురు ధర తగ్గితే పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు తగ్గాలనా పెరగాలనా? మరి తగ్గినాయా పెరిగినాయా? ఎట్లా పెరిగినాయి? మరి टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी अद्दंगी दयाकर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह पर मुल्क को अदानी और अंबानी के साथ मिलकर लूटने का इल्ज़ाम लगाते हुए तनकीद का निशाना बनाया। आदिलाबाद में इतवार को मुनक़्क़िदा कांग्रेस पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांग रहे हैं और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह तेलंगाना आकर आइन को मनसूख करने के मुतालिक बात करते हैं। अद्दंगी दयाकर ने उम्मीद जाहिर की कि कांग्रेस राहुल गांधी की क़यादत में इख्तियार में आएगी, चाहे बीजेपी और बीआरएस कितनी ही साजिशें कर लें। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ఒక ముల్లా పంది ఇప్పుడు ఇక్కడికి వస్తున్నాడు అమిత్ షా నువ్వు రిజర్వేషన్లు ఎత్తేస్తా అని చెప్పలేదా? రిజర్వేషన్లు ఎత్తేస్తా అని చెప్పి ముస్లింలకు మేము రిజర్వేషన్లు ఎత్తేస్తాం, నీ పార్టీ ఓడే ఇవాళ రాజ్యాంగాన్ని నేను రద్దు చేస్తా అంటున్నా దరిద్రుడా. నేనంటున్నా రాజ్యాంగాన్ని రద్దు చేస్తే బీజేపీలోని పాతాళంలోకి తొక్కుడు అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు అందరూ కూడా చెప్తున్నాం, గుర్తుపెట్టుకో మిత్రులారా. మోడీ అనేటోడు చేతగాని దద్దమ్మ, అమిత్ షా లాంటి లఫూట్ గాని పట్టుకొని ఇలా దేశాన్ని దోచుకుంటున్నారు. ప్రధాని, అంబానీ, అదానీ ఈ ముగ్గురు దేశాన్ని దోచుకుంటున్నారు. प्यारे सरबराह केसीआर ने जगतियाल में अपने गुरु उस्ताद मशहूर शायर व अदीब जयशट्टी रामनैया के घर जाकर उनसे मुलाकात की। जब केसीआर सिद्दीपेट में इंटर की पढ़ाई कर रहे थे तब जयशट्टी रामनैया ने उन्हें हिस्ट्री, तारीख़ का मजमून पढ़ाया था। इस मौके पर केसीआर ने उनका हाल पूछा और उनके अफराद ख़ानदान से बातचीत की। बाद निज़ामाबाद के लिए रवाना हो गए। हैदराबाद हल्के पार्लिमान से कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद वलीउल्लाह समीर ने आज हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो के तहत बाइक रैली का इनेकाद किया। इस मौके पर उन्होंने अवाम से मुलाकात की और 13 मई को होने जा रहे इलेक्शन के दिन कांग्रेस को वोट देकर उन्हें कामयाब करने की अपील की। इस मौके पर समीर वलीउल्लाह ने मीडिया से बात करते हुए पुराने शहर में बेरोज़गारी को ख़त्म करने का वादा किया। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि अगर आवाम ने उन्हें मौका दिया तो वो हैदराबाद खासकर पुराने शहर की तरक्की के लिए काम करेंगे। इस मौके पर जगह जगह मुहिब्बान कांग्रेस ने वलीउल्लाह समीर का गुलपोशी और शालपोशी के ज़रिए इस्तकबाल किया। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। ये बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। याकुतपुरा मजलिसी एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने आज पीर के रोज़ हैदराबाद हल्के पार्लिमान से मजलिसी उम्मीदवार बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायीद में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने रेन बाज़ार डिवीज़न के मुख्तलिफ मोहल्लाजात में पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और 13 मई को मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में पतंग के निशान पर वोट डालने की अपील की। उन्होंने अपने दौरे का आगाज़ मुर्तज़ा नगर प्ले ग्राउंड से किया। इस मौके पर हल्के याकुतपुरा मजलिसी इंचार्ज यासर अरफात, कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदूर मुतमदीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। कारवान मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज पीर को सदर मजलिस व हल्का लोकसभा हैदराबाद से उम्मीदवार बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायीद में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने वासवी इंजीनियरिंग कॉलेज, इब्राहिम बाग, वन मोर नगर कॉलोनी, रामदेवगुड़ा और अतराफ व अकनाफ के इलाकों में पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और 13 मई को मुनक़िद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में पतंग के निशान पर वोट डालकर असदुद्दीन ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदूर मुतमदीन और सरगर्म कारकुनान के अलावा मुकामी अवाम मौजूद थी। 13 तारीख यहाँ से पतंग दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने आज पीर को भारत राष्ट्र समिति की एमएलसी के कविता को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में जमानत देने से इनकार कर दिया। कविता को सीबीआई और ईडी दोनों मामलात में जमानत देने से इनकार किया गया। जमानत की दरखास्त की मुखालिफत करते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कहा कि मामले में कविता के किरदार की जांच की जा रही है और अगर उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी गई तो छेड़छाड़ का इम्कान पैदा हो सकता है। सीबीआई और ईडी की खुसूसी जज कावेरी बावेजा ने कविता की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह हो कि इस वक्त कविता तिहाड़ जेल में हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर जफर जावेद ने 13 मई को मुनक़िद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में रियासत तेलंगाना के अवाम बिलखुसूस अक़लियतों से ख्वाहिश की है कि वो अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें और वोटिंग परसेंटेज में इजाफ़ा करें। जी अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब BBN उर्दू TV चैनल में आपका खैर मक़दम किया जाता है। ज़फ़र साहब 13 मई को मुनक़िद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में आवाम के लिए आपका क्या मशवरा है? मैं समझता हूँ कि जो है आवाम से और बिलखुसूस अक़लियत से ये अपील करना मुनासिब है कि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर कर अपना वोट जो है इस्तेमाल करें। ये देखा जा रहा है कि अक़लियती वोटिंग परसेंटेज घटती जा रही है। ये बहुत मायूब चीज़ है और यानी इस दौर में जो है एक चीज़ जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमारा हक़ जो है वोट डालने का है। तो वो हक़ से जो है आप उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए। गर्मी है, धूप है, ये सब दुश्वारियाँ हैं, मगर आप अगर वोट डालने से जो है चूक गए तो 5 साल तक जो है फिर आपको आज जो सुनना पड़ा है हर किस्म की चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट से, वो जुल्म और बढ़ जाएगा। और अब नॉर्थ इंडिया में चल रहा है जुल्म, अगर जो है हम यहाँ साउथ इंडिया में अगर नहीं इस्तेमाल करें वोट तो जो है खुदा न खास्ता यहाँ पर भी जो है वही हालात बनने के बहुत इम्कानात हैं। पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस का क्या मौक़िफ़ रहेगा ज़फ़र साहब? हमारा स्लोगन ही है कि साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ। तो साउथ इंडिया में तो जो है बीजेपी बाकी नहीं रही। केरल में जो है 20 में से 20, तमिलनाडु 40 में से 40 और जो है कर्नाटक में भी 28 में से 20 से बढ़ के आएंगे इंशाल्लाह। और तेलंगाना में बिलखुसूस जो है जो उम्मीद कर रहे हैं लोग उससे जो है बहुत बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर रहेगा हमारा। एक अंदाज़ा जो है ना कितने पार्लिमानी हलकों में कांग्रेस की जो कामयाबी हासिल होंगी सर? आप कुल हिंद बोल रहे हैं? यहाँ फ़िलहाल रियासत की बात कर रहा हूँ मैं समझता हूँ कि कम से कम 14 जीतते हैं 17 में से। जी
आप क्यों ऐसा अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 14 जीत सकते बोल के? ये देखिए, आवाम अभी असेंबली का इलेक्शन हुआ, अभी जो है वही आवाम जो है 3 महीने 4 महीने पहले हमको सरकार लेके आई, हमारे जो है 5 MLA बाकी थे उनको जो है 65 बना डाली। तो जो है आवाम का रुझान, ये लोग BRS से परेशान है, और BRS के जो है इन 4 महीने में जो करतूतें मंजर आम के ऊपर रेवंत रेड्डी साहब लेके आए, उसके बाद तो जो है आवाम में जो है इनकी साख और गिर गई। जिला संगारेड्डी के सदाशिवपेट में हल्का लोकसभा मेदक से कांग्रेसी उम्मीदवार नीलम मधु की तायद में कांग्रेस कायदीन की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई गई, जिसमें सदाशिवपेट टाउन सदर M सत्यानारायणा, कंदी कृष्णा, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद लईक, मोहम्मद रहमत, मोहम्मद सोहेल और दीगर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन कायदीन ने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार नीलम मधु को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। यहाँ से अगर तेलंगाना में पहली सीट अगर डिक्लेयर होने वाली है तो मेदक कॉन्स्टिट्यूंसी, मेदक पार्लियामेंट सेगमेंट की सीट डिक्लेयर होने वाली है। भारी अक्सरियत, मुझे तो ऐसा लग रहा है 2 लाख से जायद से नीलम मधु साहब यहाँ से मुंतखब हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से हर असम्बली सेगमेंट्स और असम्बली सेगमेंट्स के कारकुन और कायदीन जिस तरीके से जोश और खरोश से दिल मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारा अंदाज़ा है कि 2 लाख से ज़ायद की मजारी से यहाँ पर नीलम मधु साहब जीतने वाले हैं। और मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो वादे देती है वो अमल करती है। आपने देखा पिछले असम्बली इलेक्शन में रेवंत रेड्डी साहब ने 6 गारंटीज दी थी। पहली गारंटी 200 यूनिट का दिया था, उसको मुकम्मिल किया, और 500 रुपये गैस सिलेंडर का वादा दिया था, वो वादा पूरा किए, और बस फ्री का वादा दिए वो पूरा किए, और 10 लाख रुपए आरोग्यश्री का दिया वो पूरा दिया। और जैसे इलेक्शन कोड होने के बाद भी जितने सामिज दिए गए हैं उसको इंशाल्लाह पूरा करेगी। और कांग्रेस सरकार जो बोलती है वो करने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। मैं सभी जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी गारी नायकत्वम, रेवंत रेड्डी गारी नायकत्वम। BRS पार्टी आदिलाबाद जिला सदर जोगू रमना ने BRS पार्टी MP उम्मीदवार आतरम सक्कू और जिला निर्मल इंचार्ज जो सीनियर अखिलती क़ायद अलहाज मोहम्मद यूनुस अकबानी के हमरा जिला निर्मल के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए आतरम सक्कू के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने दिव्या गार्डन में मुनक़दा इजलास में शिरकत करते हुए खिताब किया और आवाम से वोट की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद यूनुस अकबानी ने ज़िला आसिफाबाद के मुख्तलिफ मवाज़िआत का आसिफाबाद रुकन असम्बली कोवा लक्ष्मी के हमरा दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई और आदिवासियों से भी मुलाकात की। उन्होंने मुख्तलिफ शादियों की तकरीब में भी शिरकत करते हुए दुल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दी। तरवर मैं उसी न्यूआ जिम्मेदारी मानते मावा कोई तो ना वो फाके माते के भाई परेशानी आता फाके मावा चले मेरे मासी उन्दी को ने वाट अगर कार को ने वाट मावा निशानी सबको साफ ना उन्हें दूसरा अभिमान गोष्ठी बदल इतने के आसिया कुमरभीम जिला तक मोदी सारी सबको साहब निमित्त टिकट वाता भाई भी मानना गोष्ठी तो मावा जिला तल MP आसर मंतोर आसिफाबाद कांसर्ट तक आई फर्स्ट टाइम इतिहास ना का फर्स्ट टाइम सबको साहब ना कोई तो जाते कौन टिकट निके ना टिकट वाता उनको मयूर से पार्लियामेंट तक होगा नी जाति लाश और भाई वाले काम की तो भाई वाले काम की शेर मनता तो मेरे उनसे विचार किया ना मम्मटू इके बैगुन महिषी तत्व दुसरी जागी जरा वोट फाके माता जास्ती चिले 2.5 लाख ना वोट ना फरक पड़ता KCR हरे मातो इलेक्शन वक्ती वर बतली तेरे 10,000 रहतु ना मनता 15,000 सीका आसा बड़े माता आसा मनाता के माने तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से हज 2024 के लिए मुंतखब वरंगल के 74 आज़मीन के लिए वैक्सीनेशन कैंप IMA हॉल में मुनक्कद किया गया। अंजुमन हुज्जाज के ज़िम्मेदार डॉक्टर अनीस अहमद दैखी सरवर गाजी ने
मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज़मीन हज की सेहत के लिए ये वैक्सीनेशन ज़रूरी है। जानिब से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हज कमेटी ऑफ तेलंगाना की जानिब से यहाँ पे वारंगल डिस्ट्रिक्ट में मुनक़िद किया गया है। ये वैक्सीनेशन लेने का मकसद ये है कि जो बाहर ममालिक से यहाँ अफराद आते हैं आज़मीन हज, उनकी जो है ना वबा फैलती है, उसको बीमारियों से रोकने के लिए, उस वबा को रोकने के लिए इस वैक्सीनेशन को दिया जाता है। और आज तमाम 74 आज़मीन हज वारंगल डिस्ट्रिक्ट, भोपालपल्ली से 4 और मुल्क से 4 आज़मीन हज यहाँ पे टीका अंदाजी के प्रोग्राम में शिरकत करके टीके हासिल किए हैं। मैं तमाम डॉक्टर्स का और तमाम स्टाफ का और हज सोसाइटी में जो भी माजिद साहब है, अफजल साहब है और हमारे तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसमें, और खादिमुल हुज्जाज जलील साहब भी यहाँ मौजूद है जो ताउन दामे दर में भी किया है। उन तमाम लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए खासकर डॉक्टर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, नर्सेज का भी। आज़मीन हज के लिए दूसरा वैक्सीनेशन कैंप मुनक़िद किया गया है, जिसमें वारंगल के तमाम आज़मीन हज और उनके अलावा मुल्क और भोपालपल्ली से भी आज़मीन हज को शामिल किया गया है। वारंगल के 74 हैं और इस तरह से 4 मुल्क से और 4 भोपालपल्ली से आज़मीन हज के टीका अंदाजी के लिए यहीं पर उनको शामिल किया गया है और सही तरीके से बड़ी आसानी से इन तमाम के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। और इस सिलसिले में जहां एक जानिब हज सोसाइटी वारंगल, अंजुमन हज्जाज वारंगल के अलावा हम यकीनन बहुत ही शुक्रगुजार हैं जनाब प्रकाश साहब का, जो इम्यूनाइजेशन ऑफिसर है वारंगल के लिए, और उनके साथ मुकम्मल डॉक्टर्स की, नर्सेस की और दूसरा टेक्निकल स्टाफ की एक टीम मौजूद है। इसके अलावा दूसरी जो अहम बात आपको तमाम को पेश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अभी तक बहुत सारे आज़मीन हज हम ख़ास तौर से SBI के मैनेजर से मुलाकात करके उनसे रिक्वेस्ट किए थे कि फॉरेन एक्सचेंज रियाल की शक्ल में आज़मीन हज को सप्लाई करें, उनको फराहम करें, और अभी तक बहुत सारे आज़मीन हज वो फॉरेन एक्सचेंज वहाँ से हासिल नहीं कर रहे हैं। उनसे भी मेरी ख्वाहिश है SBI शिवानगर बिरान से जाकर आप फॉरेन एक्सचेंज रियाल की शक्ल में हासिल कर सकते हैं। और तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि हमारे तेलंगाना से सबसे पहला जो काफिला यहाँ से रवाना हो रहा है वो 9 मई को ये काफिला रवाना होगा, और उस काफिले में जाने वाले जितने भी अफराद हैं वो अफराद 7 अप्रैल को हज हाउस को रिपोर्ट करके इस बात की तस्दीक कर दे कि 9 की उनकी जो फ़्लाइट मुकर्रर है उस फ्लाइट को वो जाने के लिए तैयार हैं। अंजुमन खादिमुल हुज्जाज बीदर के सदर सैयद मंसूर अहमद खादरी ने आज अपने दफ्तर में सहाफ़ियों से बात करते हुए बीदर से आज़मीन हज के काफ़िलों की रवानगी की तफसीलात बताई। तमाम शहरियान बीदर को मैं इस बात की इत्तला देना चाहता हूँ कि बीदर से हुज्जाज इकराम का काफ़िला 9 तारीख़ को रवाना होगा। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि कर्नाटका और तेलंगाना को फ़र्स्ट फेज़ में भेजा जा रहा है। 9 तारीख़ से 25 तारीख़ के दरमियान में फ़र्स्ट फेज़ का शेड्यूल है, और चूँकि तेलंगाना में 13 तारीख़ को इलेक्शन है इसलिए पहले कर्नाटका के आज़मीन को भेजा जा रहा है। इस तरह पहली मर्तबा ये हो रहा है कि शुरुआत में कर्नाटका के आज़मीन को भेजा जा रहा है, और बीदर से जो आज़मीन जाएंगे वो 9 तारीख़ को शाम में बाद नमाज असर 5 बजे उन्हें टाइम दिया गया है। बाद नमाज असर यहाँ से हाजियों का काफ़िला हैदराबाद को रवाना होगा, और रास्ते में रॉयल कोर्ट फंक्शन हॉल ज़हीराबाद पर ये काफ़िला रुकेगा। वहाँ पर नमाज मगरिब और शाम का तनावुल होगा। उसके बाद नमाज ईशा पढ़कर वो लोग सीधा हैदराबाद हज हाउस पहुँचेंगे। मैं इस मौके पर तमाम शहरियान बीदर को इस बात के लिए आगाह करूँगा कि आज़मीन हज जो अल्लाह के मेहमान हैं, जो यहाँ से जा रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ चौबारे के पास आएँ और तलबिया की गूंज में उनको यहाँ से रवाना करें।
उनसे मुलाकात करें, उनसे मुसाफिहा करें, मुआनखा करें और उनसे खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त करें। जिला रंगारेड्डी के मंचाल मंडल चिटापुर गांव में हीट वेव धूप की शिद्दत की वजह से तालाब की तकरीबन 2 टन मछलियां मर गईं। माहीगीरों ने अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि 200 खानदान अपनी रोटी रोज़ी के लिए इस तालाब पर इन्हिसार करते हैं और उन्होंने मछलियों की नशोनुमा के लिए बहुत मेहनत करते हुए पानी मुहैया कराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने रियासती हुकूमत से इस मुश्किल घड़ी में मदद की अपील की है। दौरे हाजिर में मुख्तलिफ अमराज से लोग जहां परेशान हैं, वहीं इन बीमारियों के इलाज और तशखीस के लिए भी जदीद तरीक़े ईजाद हो रहे हैं। डायग्नोसिस सेक्टर में मुस्तक़बिल बनाने के लिए मुख्तलिफ टेक्निकल कोर्सेज़ भी आज दस्तयाब हैं। शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा इलाके में वाक़ हज़रत गौसुल आज़म एकेडमी आयशा डायग्नोस्टिक चैरिटेबल ट्रस्ट ने ऐसे ही कोर्सेज़ मुतारिफ़ करवाए हैं। भारत सेवक समाज के इश्तराक से बराए नाम फ़ीस के साथ 7 वोकेशनल पैरामेडिकल कोर्सेज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन कोर्सेज़ में दाखिलों के लिए 20 जून आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। 10वीं पास अफराद भी इन कोर्सेज़ की ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपना मुस्तक़बिल बना सकते हैं। इस सिलसिले में डॉक्टर हकीम ग़ुलाम मोहिउद्दीन, डॉक्टर ग़ुलाम अहमद मोहिउद्दीन सलमान ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। हज़रत गौसुल आज़म एकेडमी जो 1998 में एक सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन हुई थी और इसके कई जो है एक्टिविटीज़ है, जिसमें जो है चैरिटेबल लैब और कई लेक्चर्स और रिहैबिलिटेशन सेंटर वगैरह इसमें रन होना है। ये साल हमने प्लान किया है कि एक वोकेशनल कोर्स शुरू करेंगे, जो जिसका रजिस्ट्रेशन हमने जो है भारतीय समाज सेवक से किया है, जो ये 1952 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया था और इसके फर्स्ट चेयरमैन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और इसके बाद में गुलज़ार नंदा ने इसकी चेयरमैनशिप संभाली। तो इसमें थाउजेंड्स कोर्सेस है, जिसमें मेडिकल वगैरह के भी है और कई फील्ड में है। तो हमने मेडिकल एलाइड्स को इसमें लिया है। तो इसमें हम कैटेगरी कोर्सेस में हमने पहले 7 कोर्सेज जो आज के ज़माने के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। नामपल्ली हज हाउस में हज कैंप 2024 की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल। हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा ने दीगर उहदेदारों और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ लिया इंतजामात का जायजा। इतवार की शाम तेलंगाना के कई अजला में हुई बारिश, लोगों को शदीद गर्मी से तो मिली राहत, लेकिन कई एकड़ पर फैली खड़ी फसलों को पहुंचा शदीद नुकसान। महकमे मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों तक मुख्तलिफ अजला में हल्की से दरमियानी बारिश का जाहिर किया इम्कान, जारी किया येलो अलर्ट। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ सीनियर लीडर मुत्कुपल्ली नरसिम्लू ने जाहिर किया अपना गुस्सा। मुलाकात का वक्त ना देने और मादिगा तबके की नुमाइंदगी को नजरअंदाज करने पर की शदीद तनकीद। केटीआर ने महंगाई और अशियाए ज़रूरिया की बढ़ती कीमतों के लिए मरकज की मोदी हुकूमत पर की तनकीद। 10 सालों में अडानी और अंबानी को 14 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मुआफ करने का लगाया इल्जाम। टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी अद्दंकी दयाकर ने पीएम मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह पर की तनकीद। अडानी अंबानी के साथ मिलकर मुल्क को लूटने का लगाया इल्जाम। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।